महाकाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बोलो जय महाकाल की। आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स का एक बिंदु है जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको कहा जाता है हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी किसी किताबों में इसी को क्या लिखा रहता है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही हैं। इसके पहले हम धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र निकलती हैं और अनंत की ओर जाती हैं, और ऋण आवेश में अनंत से विद्युत बल रेखाएं आती हैं। आज हम उन विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कक्षा 12वीं की फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन आने हैं। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। जो विद्युत बल रेखा है 5 नंबर के हिसाब से इसके 5 बिंदु लिखना है, किंतु इस विद्युत बल रेखाओं में 1-1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे सत्य असत्य, कथन, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है? तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, यानी एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश है, वह एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब इसका गुण सबसे पहला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है। यानी विद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ होती हैं? धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अर्थात यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर कोई ऋण आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और जाकर के ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अब दूसरा देखें कि एकल आवेश की स्थिति में, यानी जब विद्युत क्षेत्र में एक आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ या अनंत पर समाप्त होती हैं। कैसे समझें? मान लीजिए विद्युत क्षेत्र पर एक धन आवेश है, एकल आवेश की, तो क्या होगी? यह विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में जाएगी और अनंत पर जाकर के क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अब मान लीजिए कोई क्या है? ऋण आवेश है, यहां ऋण आवेश है,
और ये कोई आवेश नहीं है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो जब समाप्त होती हैं तो आएंगी कहाँ से, अनंत से आती हैं और आकर के ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। अर्थात विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और या विद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं। यदि धन आवेश एकल है तो अनंत पर समाप्त होंगी, यदि ऋण आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होती हैं। अब ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसे, मान लीजिए यह विद्युत बल रेखा है, ऐसी गई है ये या ऐसी गई है। इस बिंदु पर मान लीजिए कोई बिंदु है, एक स्पर्श रेखा खींचे, बिल्कुल इस बिंदु को स्पर्श करे, ऐसी स्पर्श करे इस बिंदु को, तो इस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा इस दिशा की ओर होगी। यानी विद्युत बल रेखा पर कोई बिंदु है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी नहीं, केवल स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो जिस दिशा में रेखा जाती है उस बिंदु की विद्युत बल रेखा, उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखें, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा देखें, 4 नंबर पर क्या कह रहा है। चौथा कहता है कि दो क्षेत्र रेखाएं यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं और कभी नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती हैं, कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली रेखा पहली विद्युत बल रेखा के लिए और दूसरी स्पर्श रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा के लिए। जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। अब समझे कैसे, मान लीजिए यह एक धन आवेश है और यहां पर एक ऋण आवेश है। एक विद्युत बल रेखा ऐसी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी, ऐसी सीधी। अब एक विद्युत बल रेखा यहां से चल रही है और ऐसी यदि काटे या यहां से काट करके यहां मिल जाए तो इसी बिंदु पर इस रेखा की स्पर्श रेखा ऐसी खींचेगी, ऐसी यहां से शुरू होगी। या स्पष्ट देखें कि दूसरी विद्युत बल रेखा ये है और उसी बिंदु पर एक हमको स्पर्श खींचना है, ऐसे। तो इसी बिंदु की पहली विद्युत बल रेखा की दिशा ये है और इसी बिंदु पर दूसरी विद्युत बल रेखा की दिशा ये है, जबकि एक बिंदु पर केवल एक दिशा होती है। अब आता है 5 नंबर में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। यानी किसी चालक पर आती हैं या चालक पर प्रवेश करती हैं तो किस स्थिति पर आएंगी, लंबवत, उसी को कहते हैं अभिलंबवत। आना, लंबवत जो आता है वो अभिलंब कहलाता है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये हो गया 5 नंबर। 6वां है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं।
अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी नहीं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। यह आपकी किताब में भी है, इसको अच्छे से लिख करके समझ लेंगे। अब हम विद्युत, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना, उसके लिए हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिसको समझ में आया है तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आराम से निकाल लेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब होता है द्विध्रुव, द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। अभी तक हम पढ़ते थे एक आवेश धन या ऋण, लेकिन अब क्या करेंगे? द्विध्रुव, 2 आवेश एक साथ पढ़ेंगे कि एक साथ हैं, तो उसकी परिभाषा होती है कि अल्प दूरी पर स्थित, यानी दूरी क्या हो? बहुत अधिक ना हो, अल्प दूरी हो। तो अल्प दूरी पर स्थित 2 समान, यानी दोनों आवेशों के परिमाण क्या होने चाहिए? समान, यानी 5 कूलाम धनात्मक तो 5 कूलाम ऋणात्मक। तो अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेश, ध्यान रखना, 2 समान परिमाण हो और दोनों आवेश क्या हो? विजातीय हो और क्या हो? अल्प दूरी पर हो। तो अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय, यानी दोनों को मिलाने से जो बनता है वो क्या कहलाता है? निकाय। उस निकाय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में व्यंजक डायरेक्ट सूत्र। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? जिसमें 2 आवेश अल्प दूरी पर होते हैं और समान परिमाण के और विजातीय होते हैं। तो उन 2 आवेशों में से किसी एक आवेश, तो परिभाषा क्या हो गई? विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश 2 में से किसी का, धनात्मक या ऋणात्मक, व द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात इसे हम P से दिखाते हैं, 2 में से एक आवेश गुणे 2L लेंथ, यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई का ज्यामितीय मात्रक 2L लिया गया है। क्यों लिया गया है? कि धन आवेश से विद्युत रेखा निकलती है ऋण, और यह माना जाता है कि ऋण से धन आवेश, यानी इसका एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ इसी के अंदर है, तो एक बार L और यहां से यहां पुनः जोड़ेंगे तो दूसरा L। इसलिए 2 आवेशों जो समान परिमाण के और विजातीय आवेश होते हैं, उनकी प्रभावकारी लंबाई को 2L लिया गया है। तो परिभाषा हो गई, एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको लिखा गया है 2QL, जहां क्या है? 2L द्विध्रुव की लंबाई है। अब इसके बाद आता है
कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र बताइए। तो अब हम बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले उसका मात्रक SI मात्रक कूलाम मीटर। ये कहां से आया है? ये सूत्र होता है P बराबर 2QL। Q कूलाम, L यानी लेंथ की SI मात्रक मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। अब दूसरा आता है विमीय सूत्र। तो AT आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। AT हम पहले भी बता चुके हैं AT कहां से आता है। और लंबाई का विमीय सूत्र L होता है। तो हो गया M0 LTA। तीसरा है यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक होता है अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में और दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।